शांति व मानवता के साथ साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं ये जो रेगुलेशन 13 जनवरी को आया, मैं उस रेगुलेशन को से संतुष्ट नहीं हूं। जो यूजीसी का रेगुलेशन आया वो नाकाफी है। चाहे मैं दिल्ली की सरकार में मंत्री रहा, उस नतीजे से मैंने चीजों को पढ़ा, चाहे एक वकील के तौर पर उत्पीड़न की घटनाओं को पढ़ा, हर एंगल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये नाकाफी है। जो हमारी डिमांड थी रोहित एक्ट बनने की, रोहित एक्ट से अलग हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या IIM IITs हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या तमाम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, वो तो इस गाइडलाइन में कहीं कवर ही नहीं है, रेगुलेशन में। ये रेगुलेशन तो यूजीसी के एक्ट के तहत आए हैं, इससे काम चलने वाला तो है नहीं। दूसरी बात, विरोध करने वाले उसको ना तो उन्होंने पढ़ा, विरोध करने वाले भी आंख मीच के विरोध कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड मुख्य मीडिया कहता है, मुझे तो कई बार लगता है सब प्रीजुडिस है, उन्होंने भी उसको पढ़ा नहीं है। अगर उसको वो पढ़ते, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ते, उसमें तो ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस में कौन है भाई? ईडब्ल्यूएस में तो ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, तमाम जो स्वर्ण जाति में आते हैं वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो वो रेगुलेशन तो ईडब्ल्यूएस पे भी कवर होती है। और दूसरी बात, वो जो कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनी, उसमें जो 30-31 सदस्य थे, उसमें 18 के करीब तो बीजेपी के सांसद थे और ज्यादातर स्वर्ण जाति से थे। उसके तो चेयरमैन भी स्वर्ण जाति से थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भारत विविधताओं का देश है। भारत में 6743 जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं। उस सबसे मिलकर भारत बना है। भारत बार बार गुलाम क्यों हुआ? इसी जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर यह वर्णवादी व्यवस्था ना होती, अगर मनुस्मृति से यह तय ना किया होता कि औजार हथियार का इस्तेमाल करने का अधिकार किसको है, पढ़ने लिखने का अधिकार किसको है, यज्ञ करने का अधिकार किसको है, अगर ये उसमें ना लिखा होता और वो मनुस्मृति रूपी संविधान की बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही पहले से भारत चला होता, उसी तरह का कोई संविधान बना होता पहले, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समान दृष्टिकोण से सभी प्रकार के बराबर अवसर मिले होते, तो शायद भारत कभी गुलाम ही ना होता। वो कौन लोग हैं जिन्होंने विदेशियों को बार बार भारत में आमंत्रित किया अपने पड़ोसी को कब्जा करवाने के लिए, उसको हरवाने के लिए? कौन लोग हैं वो? और दूसरी बात, ये जो लोग विरोध कर रहे थे रेगुलेशंस का, यूजीसी का जो रेगुलेशंस आया, उनसे कोई ये पूछे, भाई आप बताइए, ब्राह्मण के वजह से या क्षत्रिय या वैश्य होने की वजह से कितने उत्पीड़न के केस आज तक आए? तमाम देश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खासतौर पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर कितने लोग हैं जिनका ब्राह्मण बनिया या क्षत्रिय होने की वजह से उत्पीड़न हुआ है? कोई डाटा है क्या सरकार के पास, या बीजेपी के पास हो, या वो मुख्य मीडिया जो चला रहा था एक तरफा, वही बता दे अगर कोई हो तो, कितने केसेस उन्होंने कवर किए? दूसरी बात, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है इससे समाज बटेगा, ये ठीक नहीं है, हम नजर बनाए हुए हैं। अगर इस पर जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है, जो एक एडवोकेट के तौर पे हमने खुद साइट की है, अनेकों जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि ये 498, 406 आईपीसी, जो पुराना आईपीसी था, अब उसमें बीएनएसए में सेक्शन बदल दे, लेकिन भावना वही है कि दहेज उत्पीड़न के केसेस जो है, इनका मिसयूज हो रहा है। अगर आप मिसयूज की बात देखेंगे तो मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है। क्या आप उन सारे कानूनों को रद्द कर दोगे? आप तो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हो, कल को आप कहोगे कि ये जो रिजर्वेशन दिया SC ST OBC को, इससे भी समाज बट रहा है, इसको भी खत्म कर दो, इसको भी रोक दो। ये इस तरह देश नहीं चलता। क्योंकि देश के अंदर सारे संसाधनों पे तो कब्जा पहले ही करके उन्होंने रख लिया।
ना हमें व्यापार में आने दिया, ना पढ़ाई के क्षेत्र में आने दिया, ना संपत्ति का अधिकार दिया। और आज इस तरह के रेगुलेशन जहां हम मांग रहे थे रोहित एक्ट, चूंकि चाहे रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई हो, चाहे पायल तड़वी की हुई हो, या मिस्टर सोलंकी की या किसी और की हुई हो, कोई मुझे बता दे घोड़ी पर बारात निकालने पर क्या कभी किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर की बारात पे हमला हुआ है कि वो घोड़ी पे क्यों चढ़ रहा है? बताए कोई? क्या घड़े छू लेने पर, पानी पीने के लिए घड़ा छू लेने पर कभी किसी ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय के ऊपर कोई हमला हुआ है? किसी की हत्या हुई है क्या? अरे जिसका जाति की वजह से उत्पीड़न हुआ है देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। 2019 से 2021 तक 35,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। उस 35,000 का भी डाटा हमने जब चेक किया, उसके अंदर भी 90% सुसाइड करने वाले SC ST OBC के लोग हैं। तो अगर ओवरऑल सारा देखोगे तो ये तो जांच होनी चाहिए ना कि ये उत्पीड़न अगर बच्चे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किन कारण से कर रहे हैं, कौन से कारण थे? क्यों रोहित वेमुला की मदर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्यों पायल तड़वी के परिवार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? उसी के बारे में तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कमेटी बना के, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन लेके आओ। और लेकर आए वो भी अभी आधा अधूरा है, जो लेकर आए वो भी सफिशिएंट नहीं है। उसमें भी मुझे कोई न्याय की ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में भी जिनके हाथ में जांच करना है। भाई सजा का प्रोविजन तो एक्ट के अंदर अलग है, वो प्रोविजन इसमें नहीं है रेगुलेशन में। इसमें तो केवल जांच कमेटी बनके जांच करके टाइम बाउंड इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने के लिए बनी है। उसका भी इतना विरोध, और उस विरोध में भी सुप्रीम कोर्ट एक तरफा जिस तरह स्टे करता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर अगर इस तरह के जजमेंट्स आएंगे तो भरोसा बढ़ेगा या गिरेगा? क्योंकि यहाँ आजकल हम देख रहे हैं एविडेंसेस को दरकिनार करके, लॉ को दरकिनार करके आस्था के आधार पर जजमेंट्स अगर आने लगेंगे तो क्या भारत के लोगों का भरोसा बनेगा क्या न्यायालय के प्रति? वही न्यायालय एक पत्रकार को छुट्टी के दिन रात को बेल दे देता है सुप्रीम कोर्ट सीधा, और एक चीफ जस्टिस, आदिवासी चीफ जस्टिस को कहता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, पहले हाई कोर्ट जाओ। भाई ये कौन सा कानून है भाई? सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा बने कैसे जब आप एक को तो जो पत्रकार है, जो अपर कास्ट से है, उसको तो आधी रात के दिन छुट्टी के दिन कोर्ट लगा के आप बेल दे देते हो, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री एक प्रदेश का, उसके बेल पे आप कहते हो कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए हो, आप पहले अपने हाई कोर्ट जाइए, वहां पिटीशन लगाइए। तो भैया दोहरी मानसिकता क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? आप सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो ना, वरना तो आपकी गरिमा गिरेगी। आने वाले समय में न्यायालय के ऊपर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जो भारत के लिए नुकसानदायक होगा। सबको सोचना पड़ेगा रोहित एक्ट की मांग क्यों है, क्यों वर्षों से हमारे छात्र जूझ रहे हैं। इसी जंतर मंतर पे इतने बड़े बड़े प्रदर्शन किए और उस पर आश्वासन सरकारों ने दिया कि हम रोहित एक्ट लेकर आएंगे। रोहित एक्ट का क्या हुआ? जो आप लेके आए जिसमें अभी कुछ हुआ नहीं है और जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया गया और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार के वकील साहब चुप्पी साध लेते हैं। तुषार मेहता जी चुप रहे। सरकार का रेगुलेशन को अगर कोर्ट स्टे करती है तो क्या उन्होंने एक शब्द भी बोला? वो क्या कर रहे थे वहां? सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे या मूक दर्शक बन रहे थे? ये सारी चीजें पूरा देश देख रहा है, ऐसा नहीं है आंख मीच के बैठे हम। राजनीति एक तरफ, राजनीति भी तो तभी है जब समाज मजबूत होगा। समाज को लगातार कमजोर किया जा रहा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हमारे, और हम कुर्सी के लालच में अपने लोगों को मरने दें, ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ा जाएगा। अभी पूरे देश का आंदोलन बनाया जाएगा। आंदोलन केवल यूजीसी रेगुलेशन के लिए नहीं, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन के हैं, चाहे IIT हो, IIM हो, या मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या दूसरे कॉलेजेस हो जो यूजीसी के अंदर नहीं आते, उस पे भी इस तरह का कानून बनना चाहिए जो उस पे भी लागू हो। क्योंकि ज्यादातर जितने सुसाइड के केस हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर देखा है, शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को 2-2, 3-3 साल लगातार फेल किया जाता है। इंटरनल में फेल कर देते हैं, वाइवा में फेल कर देते हैं जानबूझकर। आपको याद होगा सफदरजंग हॉस्पिटल का केस, मेडिकल कॉलेज का, वहां पे 25 बच्चों को फेल कर दिया, कई साल लगातार किया। अल्टीमेटली वो लोग कोर्ट गए सर, और संसद के अंदर वो आवाज उठी। जब संसद के अंदर आवाज उठी और वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट की डायरेक्शन पर, और उधर संसदीय समिति ने प्रेशर बनाया, उन 25 बच्चों की कॉपियां बाहर जांच कराई गई, 25 के 25 बच्चे पास हो गए।
उनके जो 5-6 साल बर्बाद किए उनको लगातार फेल करके उसको कौन वापस देगा? एक आदिवासी बच्चा था, एम्स के अंदर टॉपर था, और उस बच्चे को फेल कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। बाद में उसकी कॉपी जांच की गई बाहर, वो बच्चा टॉपर था। मतलब एक टॉपर बच्चे तक को आप इस तरह ह्यूमिलेट कर रहे हो कि उसको सुसाइड के लिए मजबूर कर रहे हो, ये कब तक चलेगा? अरे आप जाति की मानसिकता से बाहर निकलो। और ऐसे ऐसे प्रदर्शन, ऐसी बत्ती बत्ती गाली दलित समाज को, पिछड़े वर्गों को दिए जा रही है। वो कह रहे हैं गधों को क्या घोड़ा बनाओगे? मतलब गधा समझते तुम हमें? अगर इतनी नफरत पालोगे तो क्या ये देश बचेगा? तुम खुद बच पाओगे क्या? नफरत से देश नहीं चलता, देश मोहब्बत से चलता है। जितनी जल्दी जातिवाद को खत्म करना, पहले खुद तो अपने अंदर से जाति का जहर तो निकाल दो। एक छोटी सी रेगुलेशन के ऊपर तुम इतना बवाल मचा रहे हो, और वो सारी सरकार जो धरने प्रदर्शन तक अलाउ नहीं करती, उनको वो सब जगह धरने प्रदर्शन करे, कहीं भी जाकर चढ़ जाए, उनके खिलाफ ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना इस देश की सरकार, होम मिनिस्टर आंख मीच के बैठा है क्या? अरे तुम्हारा दृष्टिकोण तो देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रति एक जैसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना, पहले इसी जगह पे 2-2, 3-3 साल लगातार धरने प्रदर्शन चलते थे। अब कहते हैं 10 दिन पहले अप्लाई करो। मतलब कोई मर गया तो हम 10 दिन पहले इंतजार करेंगे आपकी परमिशन का, तब धरना प्रदर्शन करेंगे। और उस पर बहाना लगाते सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। मैं तो वकील हूं भाई, मैंने पढ़ लिया, कहीं भी ऐसी कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि आपको 10 दिन पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आज घटना घटेगी तो आज विरोध करना है। आपको डायरेक्शन ये थी कि आप इसके ऊपर कोई सिस्टम बनाइए, ये नहीं थी कि आप ऐसा वो डाल दो टर्म कंडीशन कि 10 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं तो एक ही बात कहूंगा, लड़ाई न्याय की है, और न्याय सबको चाहिए। अगर स्वर्ण जातियों को न्याय चाहिए तो जो हजारों साल से उत्पीड़ित है उसके न्याय का क्या होगा? और जहां न्याय देने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, जो उस न्याय की कुर्सी पे बैठा है, अगर वो जातिगत मानसिकता के तहत अन्याय करे तो? आपको याद होगा भवरी देवी वाला केस, सामूहिक बलात्कार हुआ, और बलात्कार के अंदर हाई कोर्ट ने मुजरिम को यह कहते हुए बरी कर दिया, चूंकि मुजरिम अपर कास्ट है और जिसका सामूहिक बलात्कार किया गया वो एक अछूत महिला है, और कोई स्वर्ण अछूत महिला को छू ही नहीं सकता, इसीलिए बलात्कार का केस झूठा है, ये कह के हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसे हाई कोर्ट के जज अगर ऐसे निर्णय करेंगे, उससे न्याय की उम्मीद की जाएगी क्या? और ये बात तो थोड़ी पुरानी है, मैं लेटेस्ट बताता हूं। अभी जून 2024 की बात है। उड़ीसा के अंदर एक गांव के अंदर माइनिंग का काम शुरू कर दिया, तो वहां के दलित लोगों ने उस माइनिंग के खिलाफ विरोध किया कि हमारा गांव क्यों उजाड़ रहे हो। तो 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने बेल रिजेक्ट कर दी, वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जमानत तो दी, लेकिन शर्त यह लगाई कि ये मुलजिम 3 महीने तक उस क्षेत्र के थाने के अंदर 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक झाड़ू पोछा साफ सफाई करेगा, और उसको फिनाइल और पोछा झाड़ू उसका जो एसएचओ वो प्रोवाइड करेगा। यानी वहां भी वो जज, हाई कोर्ट का जज होके भी जातिगत मानसिकता से बात कर रहा है। शर्म नहीं आती? ऐसे आदमी से न्याय की उम्मीद करोगे? किससे न्याय मांगे? ना पुलिस न्याय देने को तैयार है, ना ब्यूरोक्रेसी तैयार है, और सरकार को तो छोड़ ही दो। और जब आदमी उम्मीद करता है कि न्याय के मंदिर में चलता है, और न्याय के मंदिर में बैठा जज भी अगर जातिगत मानसिकता से ग्रसित हो और उसके अंदर वो मनुस्मृति का रेफरेंस देता हो, वेदों का रेफरेंस देता हो, तो न्याय होगा क्या? इस लड़ाई को कई मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते वक्त हम किसी की जाति धर्म नहीं देखेंगे। हम देखेंगे अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे, उसको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 99% अन्याय जाति के आधार पर होता है देश में, और वो ज्यादातर SC ST OBC के खिलाफ होता है। और ऐसे में जिस तरह का माहौल बनाया गया, और वहां जिस तरह का रुख कोर्ट से हुआ, और सरकार का जो रुख है, ऐसा लगा जैसे सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। उनके मंत्री खुलेआम बयान दे रहे हैं, उनके सांसद खुलेआम बयान दे रहे हैं। तो भाई ये विरोध किसका था? क्या पूरे 10% लोग जो देश के 90% संसाधनों पे काबिज हैं, वो इस देश के 90% मेहनत कस के की खिल्ली उड़ा रहे थे? खुलेआम खिल्ली उड़ाई है। और एक और बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, ताकि इससे ये तो पता लगे हम कहां वो कहां। वो मेरिट वाले लोग कौन है? क्या मेरिट है उनकी? भारत की, पूरी दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर एक इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि सारे यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर तो स्वर्ण जाति के, मैक्सिमम प्रोफेसर स्वर्ण जाति के। उसके बाद हमारे देश की यूनिवर्सिटीज की ये हालत है। इस गत्र में आपने यूनिवर्सिटी को
गलत में पहुंचा दिया कि वो 500 यूनिवर्सिटी में भी कहीं एक नंबर पे, हमारा कहीं भी नंबर 500 में नहीं है। इसका मतलब तुम लोग काबिल नहीं हो। काबिल होते तो कहीं तो हमारा देश आगे निकलता। और ये बहाना लगाते हैं कि ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं कोटे से, ऑपरेशन करते वक्त अंदर वो छोड़ देते हैं, अलग अलग चीज छोड़ देते हैं। मैंने कई बार पूछा, यार एक एग्जाम्पल बताओ, जो बच्चा कोटे से मेडिकल करके आया हो और उसने ऑपरेशन में लापरवाही से कुछ छोड़ा हो, एक तो केस बता दो। आज तक कोई एक केस नहीं बता पाया, लेकिन एग्जाम्पल देंगे, नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं झूठ का। आपको याद होगा ये उत्तराखंड की घटना है पिछले दिनों, सुनीता देवी वहां मिड डे मील बनाती थी, तो वह बच्चों ने कहा कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, यह छूत है। अब कोई बताए उन बच्चों को, किसने बताया कि ये महिला जो खाना बना रही है छूत है? कौन है वो जो जहर फैला रहा है समाज में? और उसके बाद सरकार को क्या जिम्मेदारी थी? उसके माँ बाप को बुलाते, उनको समझाते, वो अपने बच्चों को समझाते, लेकिन उनको समझाने की बजाय उनके कहने पे वो सुनीता देवी को नौकरी से निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर खेत की जमीन का मालिक कोई भी हो, पर उसमें जो फसल उगाने का काम करता है, अपना खून पसीना बहाकर मेरे दलित समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का बच्चा करता है। हमारे लोग फसल उगाने का काम करते हैं, उस अनाज में हमारे लोग का खून पसीना लगाए, तो क्या आप वो खाना बंद कर दोगे क्या? आप जिन सड़कों पे चलते हो, जिन इमारतों में आप रहते हो, जिस अस्पताल में आप इलाज कराते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, उसका मालिक कोई भी हो, लेकिन उसको बनाने में खून पसीना मेरे समाज का आदमी मेहनत का मजदूर करता है। क्या उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दोगे? जिस सड़क पे आप चलते हो उस सड़क को हम बनाते हैं, जिस फ्लाईओवर पे आप चलते हो उसे हम बनाते हैं। मरे हुए जानवर की खाल उतार कर जूता बनाकर, जूता हम पहना रहे, जूते चप्पल हम बना रहे, नहीं तो नंगे पैर रहो ना आप। अगर हमारे छुए से इतनी आपको नफरत है तो भाई जूते चप्पल पहनना बंद कर दो, कपड़े पहनना बंद कर दो, घरों में रहना बंद कर दो। सारे तो निर्माण हमारे लोग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? बात दुआई इंसानियत की देते हो तो इंसानियत अपने अंदर तो पैदा करो, खुद तो इंसान बनो। एक तुम इंसान नहीं बन पा रहे, तुम अपनी जाति को महान बताने में लगे हो। अरे जब कोई बीमार होता है, मुझे एक एग्जांपल पूरी दुनिया में बता दो कि बीमार आदमी कहे कि मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे 20 यूनिट ब्लड की जरूरत है, लेकिन मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, मैं केवल ठाकुर का ब्लड स्वीकार करूंगा। जब जान बचानी है तो यार कोई भी ब्लड डोनेट कर दो, जान बचानी है, तब जाति नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद घड़े छू लेंगे तो दलित तो मार दिया, आदिवासी तो मार दिया। ये जाति का जहर कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? और आप कहते हो कि आप जहर फैला रहे हो, हम कहां फैला रहे, तुम फैला रहे हो। हमारे बच्चों को बेवजह कम नंबर देकर फेल कर देते हो, एनएफएस कर देते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंटरव्यू हो रहा है, डायरेक्ट रिटन टेस्ट कोई है नहीं, उसमें चुन चुन के आप हमारे बच्चों को या तो एनएफएस करते हो या कोई और दूसरा बहाना लगाते हो। और ज्यादातर सारी कुर्सियों पर तुम काबिज हो, सब कुछ कब्जा करे बैठे हो, उसके बाद भी तुम्हें सब्र नहीं है। हर चीज कब्जाने के बाद भी तुम्हें सब्र नहीं है। अभी तो कुछ मिला ही नहीं था, छोटे मोटे रेगुलेशन आते हैं, उसमें ही तुम्हारे को पेट पे दर्द शुरू हो जाता है। मंडल आया तो कमंडल यात्रा लेकर निकल पड़े। ये सारी बीमारी की जड़ ये भारतीय जनता पार्टी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं, मैं कह के जाऊंगा भाई। जो भी पार्टी जातिवादी नफरत की फैलाने की, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की बात करेगी, मैं उसको आतंकवादी मानूंगा, देश का दुश्मन मानूंगा। और आज नहीं तो कल ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए, ये क्लैरिटी सबको हो जानी चाहिए। कौन देश का है, कौन देश का दुश्मन है, कौन देश का निर्माता है और कौन देश को बर्बाद करने में लगा है। कौन लोग हैं जो देश के लोगों का पैसा बैंकों से लेकर बाहर भाग गए? बताइए उसमें कितने एसएसटी ओबीसी के लोग हैं? पता तो लगे देश को लूटने वाले कौन है। और यह भी पता लगे कि विदेशियों को बुलाकर भारत में आक्रमण करवाने वाले वो कौन लोग थे, उसमें कितने एसएसटी ओबीसी के लोग हैं और कितने स्वर्ण जाति के लोग हैं। पता लगना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा देश। मानवता जरूरी है। हमारे देश से शांति मानवता का संदेश बुद्ध ने दिया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। लेकिन एक आप हो, बाहर जाते तो बुद्ध के देश से आया हूं और यहाँ आते ही सब फिर वही जातीय धर्म, वही सब नफरत की राजनीति। नफरत से देश नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। मैं आप लोगों के साथ इस लड़ाई में हर तरीके से रहूंगा, अंत तक रहूंगा, जब तक रोहित एक्ट लागू ना हो जाए, बनके पूरे देश में लागू ना हो जाए। और जब तक तमाम जितनी संस्थाएं, केवल यूजीसी वाले जो एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है केवल उन पे नहीं, बाकी अदर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं अलग अलग तरह, उन सब पे इस तरह के कानून को लागू होना चाहिए। और जो भी कोई जाति आधार पर, किसी आधार पर किसी का शोषण करता है, उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक नहीं होती, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हम इसको देश का बड़ा आंदोलन बनाएंगे। अभी मुट्ठी भर लोगों ने और टीवी वालों ने दिखा के उसका इतना ऐसा दिखा दिया सब पता नहीं क्या हो रहा है। अभी तो हम उतरे ही नहीं थे रोड पे। अब इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मजदूर, किसान रोड पे उतरेगा, न्याय की लड़ाई को लड़ेगा
और जब तक न्याय नहीं मिल जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सब लोग एकजुट रहिए, मजबूत रहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जीत हमारी होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। लागू करो, लागू करो, रोहित एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, रोहित एक्ट लागू करो, लागू करो।